हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट फ्रेंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 3 की रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ये जो एमसीक्यूज है ये मैंने अपनी ही टेस्ट सीरीज से लिए हुए हैं। आज हम इनको सॉल्व करते हैं। अलोंग द वे मैं आपको काफी चीजें इसमें एक्सप्लेन करूंगी, तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इस सेट में 30 एमसीक्यूज है। वो एमसीक्यूज हमारे साइंटिफिक मेथड एंड थ्योरी बिल्डिंग पे ही रहेंगे। सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो अभी जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है एंड वो बस एमसीक्यूज ढूंढ रहे हैं सॉल्व करने के लिए, या वो लोग जिनके अभी कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो कवर्ड नहीं है या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या वो जो सिर्फ इस टाइम पे एक जनरल रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज। हमारे +2 लेक्चर सोशियोलॉजी की करंटली 3 बैच हैं चल रहे हैं। एक बैच है जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, उसमें हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। पीडीएफ, टेस्ट सीरीज वगैरह, पर्सनल मेंटरशिप सारा उसमें प्रोवाइडेड है। एक हमारा ओनली टेस्ट सीरीज बैच है जिसमें सिर्फ टेस्ट अपलोड होते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में 80 मॉक्स होंगे, 80 सेक्शनल एंड 3 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, एंड थर्ड बैच है जिसमें हम टेस्ट सीरीज प्लस ओनली नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें आपके सारे टेस्ट आएंगे प्लस जितना भी सिलेबस में आप सारे कीवर्ड्स देखते हो, पूरा सिलेबस हर यूनिट पे आपको सेपरेट, हर सेक्शन पे आपको एक सेपरेट नोट मिलेगा। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहला कमेंट जो पिन किया गया है वहां आप देख सकते हो, आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज टेस्ट नंबर 20 ऑफ आवर टेस्ट सीरीज बैच। अकॉर्डिंग टू थियोडरसन एंड थियोडरसन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता स्पेसिफिकली थियोडरसन थियोडरसन ने क्या कहा है, लेकिन एटलीस्ट थियोडरसन एंड थियोडरसन ने क्या कहा है, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि जनरल साइंटिफिक मेथड के क्या की एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, जनरलाइजेशन, वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें जो हैं, चारों चीजें साइंटिफिक मेथड के की एलिमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। एंड थियोडरसन ने भी हमें यही की एलिमेंट्स दिए हैं। तो इसमें आंसर होगा ए। 1 2 3 एंड 4 आंसर वुड बी सी। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड में क्या बोला जाता है, हमारे पास सोशियोलॉजी में दो मेथड्स हम यूजुअली फॉलो करते हैं। पहले जो अर्ली क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, अर्ली फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप सोशियोलॉजी को वैसे ही पढ़ो जैसे आप किसको पढ़ते हो, नेचुरल साइंसेस को। लाइक नेचुरल साइंसेस में हम कैसे रिसर्च करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, हम लेबोरेटरीज में जाके अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम वो चीज़ों पे टेस्ट करते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सके। सोसाइटी में किन चीजों पे टेस्ट होता है, इंसानों पे यूजुअली। तो इंसानों की फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके कुछ मोटिव्स होते हैं, वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। तो जो अर्ली फाउंडिंग फादर्स थे सोशियोलॉजी के, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट जिनको कहते हैं, उन्होंने फोकस किया पॉजिटिविज्म पे कि आप इसको वैसे ही पढ़ो, उन चीजों, आप सोशियोलॉजी को वैसे ही स्टडी करो जैसे आप नेचुरल साइंस को करते हो। एंड ये जो चीजें हैं, फीलिंग्स, मीनिंग्स, मोटिव्स वगैरह, इन पे आप ध्यान नहीं दो। तो फिर जब हम साइंटिफिक की बात करेंगे तो हम किस तरीके से सोसाइटी को स्टडी करेंगे कि वो चीजें हम एनालाइज करें जिनको हम ऑब्जर्व कर सके, जिनको हम एक्सपेरिमेंट कर सके, लाइक जिनके बीच में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो डिवाइस कर सके। जनरलाइजेशन इज वो चीजें जो हम अगर हम एक स्टडी करेंगे एक हैंडफुल ऑफ पीपल के लिए, बाद में हम उसको जनरलाइज करेंगे पूरे एरिया के लिए। पूरे, अगर आप इंडिया के किसी एक कोने में कोई स्टडी कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल कास्ट बेस्ड स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपने एक विलेज की स्टडी की, उस पे फिर आप जनरलाइज कर रहे हो पूरे इंडिया पे। वो ही सेम जो स्टडी है आपकी वो अप्लाई कर रहे हो कि इंडिया का कास्ट सिस्टम ऐसा है। आपने पूरे इंडिया में तो स्टडी नहीं किया ना, एक छोटे से विलेज में किया। एंड वो चीजें जिनको आप वेरीफाई कर सको, जिनको आप प्रूव कर सको या डिसअप्रूव कर सको, तो ये सारा किस में आता है, साइंटिफिक मेथड में। एंड ये थियोडरसन एंड थियोडरसन ने भी हमें यही चार एलिमेंट्स दिए थे, तो आंसर वुड बी सी। तो जो मेरी टेस्ट सीरीज है उसमें ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप ऐप पे वो सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपको मिलेगा वहां पे एंड साथ में एक एक्सप्लेनेशन दी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक रिसर्च एज पर हॉटन एंड हंट। तो हॉटन एंड हंट ने क्या कहा था, साइंटिफिक रिसर्च का जो करेक्ट फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, तो वो हमारा पहला स्टेप आ जाता है, आइडेंटिफाई। तो आंसर वुड बी 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रिव्यू करते हैं लिटरेचर।
दैट मीन्स जो भी आप स्टडी कर रहे हो उस टॉपिक पे जितनी भी स्टडी हुई है जो आप ढूंढ पाओ जिनके बारे में आप देख पाओ उन सब का आप एक रिव्यू करते हो वो सारी चीजें देखते हो कि क्या क्या ऑलरेडी उस पे काम हो गया है कहाँ पे कौन सी गैप रह गई है जो आपको फिल करनी है ठीक है वो सारा आप रिव्यू करते हो उसके बाद आप प्लान करते हो अपना रिसर्च डिजाइन तो प्लानिंग रिसर्च डिजाइन जो है इसके बाद वो आएगा उसके बाद आप डेटा कलेक्शन स्टार्ट करते हो साइंटिफिक टूल्स लाइक सर्वे मेथड इंटरव्यू क्वेश्चनियर जो भी आपको फॉलो करना है उसके बाद आप देखते हो जो भी आप स्टडी कर रहे हो यू विल टेस्ट दैट फॉर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी अब ये दोनों क्या होते हैं ये मैं यहीं पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आगे आई गेस इनका कोई क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी उसके बाद एक जनरलाइजेशन या एक थियोरी बनाते हो कंक्लूजन ड्रॉ करते हो एंड लास्ट में रेप्लिकेशन ऑफ द स्टडी रेप्लिकेशन ऑफ द स्टडीज कि आप इस जो भी रिसर्च है उसको आप रिपीट करोगे रिपीट टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स ठीक है तो यहाँ पे आंसर वुड बी करेक्ट फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम C4 उसके बाद है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन द रिसर्च प्रोसेस जो हम रिव्यू करते हैं लिटरेचर उसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है ऑप्शन देख लो टू बिल्ड अ हाइपोथेसिस to identify gaps and avoid duplication, to conduct field work, to ensure validity of results. ठीक है तो हाइपोथेसिस बिल्ड करने के लिए हमें रिव्यू की ही सिर्फ जरूरत नहीं पड़ती है तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मेन फंक्शन क्या है तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमेशा रिव्यू करने का कि हम किस वजह से रिव्यू करते हैं तो इसका आंसर होता है टू दैट इज टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड अवॉइड डुप्लीकेशन ये देखने के लिए कितना काम हो गया ताकि आप दोबारा से वही काम ना करो जो ऑलरेडी हो गया है या गैप्स देख लो क्या क्या काम रह गया है जो आप पूरा करके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो तो आंसर वुड बी B2 ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइपोथेसिस इज करेक्ट तो हाइपोथेसिस क्या होता है ठीक है अब ऑप्शन देख लो इट इज अ वेरीफाइड कंक्लूजन इट इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन इट मस्ट बी बेस्ड ओनली ऑन द क्वांटिटेटिव डेटा इट डायरेक्ट्स द रिसर्च डिजाइन अब देखो यहाँ पे पहले व्हाट आई वांट यू टू नो इज कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं जहां पे ओनली लिखा होगा ओनली या ऑल लिखा होगा इनको हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स बोलते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स ठीक है अगर तो आपको यू आर श्योर कि इसका आंसर ये है ओनली भी है स्टेटमेंट में लेकिन आंसर भी वही है देन दैट इज ओके लेकिन इफ यू आर अनश्योर एंड आपको बस एक इंटेलिजेंट गेस वहां पे अपना करना है ठीक है तो जो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं देर आर चांसेस कि वो गलत हो ठीक है जैसे इस क्वेश्चन में भी गलत है क्या हाइपोथेसिस मस्ट बी बेस्ड ओनली ऑन क्वांटिटेटिव डेटा हैव वी सेड दिस एनीवेयर हैव वी स्टडीड इट एनीवेयर ठीक है हमने ऐसी कोई रिसर्च की है नहीं तो दिस इज रॉन्ग तो थर्ड आप एलिमिनेट कर दो यहाँ से ठीक है जब आप थर्ड एलिमिनेट करोगे तो आपका ए आंसर भी गलत हो जाएगा एंड डी भी गलत हो जाएगा नाउ यू आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस बी एंड सी इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रूल ऑफ एलिमिनेशन इसमें आप देखते हो किस किस ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे देखो आपको पता है कि पोस्ट कम है नेगेटिव मार्किंग है तो आपको क्या करना होगा अकॉर्डिंग टू द पेपर यू हैव टू डिसाइड आप अपने अटेम्प्ट्स कितने करोगे अगर तो मॉडरेट लेवल का पेपर है तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करके ही आना होगा इनफैक्ट क्योंकि पोस्ट कम है आपको ज्यादा ही अटेम्प्ट करना होगा ठीक है ताकि यू मेक श्योर कि आपने सही स्कोर किया होगा एग्जाम में अब जिस भी क्वेश्चन में आप दो ऑप्शन जो है वो श्योर शॉर्ट एलिमिनेट कर पाओ कि ये दो ऑप्शंस नहीं है उनमें ट्राई करना कि आप वो आंसर वो वाला क्वेश्चन एटलीस्ट छोड़ो ना ठीक है तो ये खत्म हो गया आपका ए एंड डी नाउ यू लेफ्ट विद टू ऑप्शंस बी एंड सी तो क्या होता है हाइपोथेसिस बेसिकली देखो जब भी हम सोशियोलॉजी में रिसर्च करते हैं ना हमें काफी वेग सी चीजें रिसर्च कर मतलब काफी जनरल चीजें वेग भी नहीं काफी जनरल चीजें रिसर्च करनी होती है आपको आप ह्यूमन बीइंग सोसाइटी इन लाइव चीजों के साथ डील कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल अब आपको कोई रिसर्च करनी है कि सोशल मीडिया जो है इसका असर कितना रहता है एजुकेशन पे ठीक है या सोशल मीडिया से ऑनलाइन एजुकेशन सफर करती है ऐसा कुछ तो पहले आप क्या करते हो आप अपना एक हाइपोथेसिस बना रिव्यू भी किया लिटरेचर आपने टॉपिक भी आइडेंटिफाई किया उसके बाद यू विल कंस्ट्रक्ट अ हाइपोथेसिस मतलब आप एक स्टेटमेंट बनाते हो ठीक है या चलो मैरिज पे आपको स्टडी करनी है जनरली मैरिज पे स्टडी करनी है तो आप क्या करोगे एक स्टेटमेंट बनाओगे मतलब ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी उठा के लिख दोगे एज पर योर नॉलेज एज पर द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड फ्रॉम द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर आप एक स्टेटमेंट बनाओगे लाइक आप लिखते हो फॉर एग्जाम्पल कि
मोस्ट ऑफ द मैरिजेस, या ये लिख लो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स is the leading cause of separation. आपको मैरिटल ब्रेकडाउन पे अपनी रिसर्च करनी है। मैरिटल ब्रेकडाउन में देखो आपके पास कुछ भी एक क्लाउड बना हुआ है, मैरिटल ब्रेकडाउन। अब आप अपनी रिसर्च स्टार्ट कहाँ से करोगे? इट विल डायरेक्ट योर रिसर्च। अब आपको पता है कि आपके पास क्या क्या वेरिएबल्स है। आपके पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये एक वेरिएबल है। आपके पास सेपरेशन एक वेरिएबल है। सेपरेशन किस पे डिपेंड करता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे। तो सेपरेशन इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप इनके बारे में कोई कंक्रीट स्टेप्स, कॉन्सेप्ट्स, इंडिकेटर्स, वो सारी चीजें डेवलप करोगे एंड आगे अपनी रिसर्च करोगे। आपकी रिसर्च को ऐसे कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी करना क्या है। तो ये वो जो स्टेटमेंट है, फाइन, ये इसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब एट द एंड ऑफ योर रिसर्च जरूरी नहीं कि आपकी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट प्रूव हो जाए, इसको आप फॉल्सिफाई भी कर सकते हो। अब ये भी बोल सकते हो कि हाइपोथेसिस जो है गलत गलत है, हेंस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर नॉट द लीडिंग कॉज ऑफ द सेपरेशन। फाइन। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है जो हम बनाते हैं अपनी सूझबूझ, इंटेलिजेंस, अपनी स्टडी रिव्यू, उसके बेसिस पे, एंड उसी के अराउंड हमारी जो भी स्टडी है वो बिल्ट होती है। तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथेसिस इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथेसिस इज करेक्ट? इट इज अ वेरीफाइड कंक्लूजन? नो, क्योंकि हमने अभी इसको वेरीफाई करना है अपनी स्टडी से। इट इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन? यस, यू कैन से दिस, क्योंकि टेंटेटिव है अभी ये, इट इज नॉट येट प्रूवन। अभी ये जो मैंने आपको मैरिटल एग्जांपल दी थी, अभी आप इसको फॉल्सिफाई भी कर सकते हो अपनी रिसर्च से। इट मस्ट बी बेस्ड, ये हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। इट डायरेक्ट्स द रिसर्च डिजाइन? यस। तो आंसर वुड बी बी 2 एंड 4। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस इन एग्जाम। ठीक है, इंटेलिजेंट गेस लेके, रूल ऑफ एलिमिनेशन करके, एंड देखिए अगर दो ऑप्शंस आप इजीली रिमूव कर पा रहे हो तो ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। What distinguishes validity from reliability in a scientific research? I'm sure आपने validity and reliability पढ़ लिया होगा। हमने भी इन डिटेल ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है, इनके टाइप्स वगैरह, वो सारे मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन है, वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है। वैलिडिटी इज अबाउट कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी इज अबाउट एक्यूरेसी। तो ऐसा कोई डिफरेंस हम इसको नहीं बोल सकते, वैलिडिटी से कंसिस्टेंसी आती है, रिलायबिलिटी से एक्यूरेसी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिलायबिलिटी से कंसिस्टेंसी आती है, वैलिडिटी से एक्यूरेसी आती है, ये भी बोल सकते हो। एंड सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं, वैलिडिटी चेक्स व्हाट इफ वी मेजर व्हाट वी इंटेंड टू डू, एंड रिलायबिलिटी चेक्स इफ द रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, रिलायबिलिटी इज इररिलेवेंट इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, थर्ड तो है नहीं, क्योंकि वी नो कि रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन। फाइन, तो थर्ड वाला ऑप्शन दैट मीन्स डी इसका आंसर नहीं है। बोथ आर आइडेंटिकल टर्म्स यूज इंटरचेंजेबली, ये भी हमें पता है कि नहीं है। तो फोर्थ वाला भी ऑप्शन नहीं है, वो कहीं गिवन भी नहीं है। दैट मीन्स वन यू आर एबल टू एलिमिनेट ऑल्सो। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, देखो 1 एंड 2 भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि 1 में क्या बोल रहा है, वैलिडिटी कंसिस्टेंसी होती है, एंड यहाँ पे लिखा है रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी। दैट मीन्स आंसर चाहे 1 हो चाहे 2 हो, दोनों साथ में मिला के नहीं हो सकते हैं। तो 1 एंड 2 ऑल्सो यू आर एबल टू एलिमिनेट। अब इसका आंसर है 2। अब देखो, जब भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की बात करते हैं, वैलिडिटी होता है कि जो आपका गोल है, क्या आप वो अचीव कर पा रहे हो अपनी रिसर्च से। अगर आपको रिसर्च में ये देखना था कि आपके विलेज में जो है, अगर किसी रूरल एरिया से आप बिलोंग करते हो, वहां पे डिजिटल लिटरेसी कितनी ज्यादा है, तो आर यू बाय द एंड ऑफ द रिसर्च आर यू एबल टू मेजर दैट, आर यू एबल टू क्वांटिफाई कि कितनी डिजिटल लिटरेसी आई है? अगर इफ यू आर, तो मतलब रिसर्च वैलिड है कि हाँ आपने वो अचीव कर लिया जो आपने सोचा था अचीव करने का। दैट इज वैलिडिटी। रिलायबिलिटी इज, अगर आपने एक बार रिसर्च कर ली, अब कोई दूसरा रिसर्चर यूजिंग सेम मेथड्स, वो जो रिसर्च है अपनी, वो बार बार कर रहा है, एंड वो सेम रिजल्ट उसके आ रहे हैं, या आप खुद कुछ टाइम के बाद वो रिसर्च दोबारा करोगे यूजिंग सेम टूल्स, आप वो सेम रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हो, दैट इज रिलायबिलिटी। ठीक है, तो आंसर वुड बी B2 ओनली। Which of the following are essential steps in planning a research design? अब रिसर्च डिजाइन प्लान करते टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सिलेक्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स इज इंपॉर्टेंट। चूजिंग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, क्या आपको कैसे कौन कौन से स्टेप्स जो है वो यूज करने हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिसाइडिंग द टाइप ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड इज इंपॉर्टेंट। हमारे पास क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, किस टाइप का डेटा है, तो हम किस टाइप का अपना जो रिसर्च है वो प्लान करेंगे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रिव्यूइंग पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, तो नहीं, हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में कहीं पे पॉलिसी की बात हो, तो 4 को हम रिमूव कर सकते हैं।
तो बी भी रिमूव हो गया, डी भी रिमूव हो गया, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि 4 इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो आंसर वुड बी सी 1, 2 एंड 3। व्हाट इज मेंट बाय इंडक्शन इन साइंटिफिक रिसर्च? अब देखो, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, मैंने अपने लेक्चर्स में भी आपको पढ़ाया है। हमने दो चीजें पढ़ी हैं, वन इज इंडक्शन एंड वन इज डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? हमारे पास कोई थियोरी दी है, लेट्स सपोज अगेन, जो अभी हमने अपनी जो हाइपोथेसिस बनाया था, वही थियोरी जो है वो प्रूव हो जाती है कि मोर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है दे आर रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेपरेशन केसेस दीज डेज, ऐसी टाइप की कोई थियोरी है। उस थियोरी में से हम बाद में अलग अलग फैक्ट्स डिराइव करते हैं, ठीक है, दैट इज डिड्यूस करना। हमने एक जनरल थ्योरी में से अपने फैक्ट्स निकाले हैं। इंडक्शन इज आपके पास अलग अलग फैक्ट्स हैं, आपके पास मैरिटल डेटा है, आपके पास सेपरेशन डेटा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का डेटा है, एंड वो सारी चीजें कहाँ पे कितनी ज्यादा है, कहाँ पे कितनी कम है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास है। ये इंडक्शन है, आप इन सारे कॉन्सेप्ट से मिला के आप अपनी थ्योरी बना रहे हो, दैट इज इंडक्शन। ठीक है, वापस इस कॉन्सेप्ट पे आओ जो मैंने आपको समझाया। इंडक्शन में आप क्या कर रहे हो, अलग अलग फैक्ट से आप अपनी एक थियरी बना रहे हो, डिराइव कर रहे हो अपनी थियरी, दैट इज इंडक्शन। ठीक है, तो वेरीफाइंग हाइपोथेसिस मैंने कहा दिस इज नॉट द आंसर। अप्लाइंग थियरीज टू स्पेसिफिक केसेस, कि आपके पास थियरी है एंड अब आप उसको अप्लाई कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, क्योंकि हम हमारे पास थियरी नहीं है। हम अब बनाएंगे एक कॉन्सेप्ट को, एक प्रिंसिपल को हम बनाएंगे अलग अलग छोटे छोटे स्टैंड अलोन ऑब्जर्वेशन के साथ, स्टैंड अलोन फैक्ट्स के साथ। ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम थियोरिटिकल एजम्पशंस, तो ऐसा नहीं है हमारे पास थियोरी है फिर उसमें से हम कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको डिडक्शन से आप रिलेट कर सकते हो। ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम थियोरिटिकल एजम्पशन कैन बी कॉल्ड एज डिडक्शन। अप्लाइंग थियरीज टू स्पेसिफिक केसेस, ये ना इंडक्शन है ना डिडक्शन है। तो डिराइव करना जनरल प्रिंसिपल्स को फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, मतलब आपके पास अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस है, फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स है, उसमें से आप आके आप जनरल चीजें बना रहे हो, एक जनरल थियोरी बना रहे हो, दैट इज इंडक्शन। तो आंसर वुड बी ए 1 ओनली। What is the which of the following critique were offered by Karl Popper against the scientific method? अब देखो, हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ा, फिर साइंटिफिक मेथड का कुछ फिलोसॉफिकल क्रिटिक्स, मेन क्रिटिक्स जो थे, ये मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो है रिवीजन हो जाएगा, इससे सारे ही क्रिटिक्स हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। क्या कौन कौन से मेन क्रिटिक थे साइंटिफिक मेथड के? कार्ल पॉपर ने क्या कहा था? पहली बात, कार्ल पॉपर ने कहा था ये जो इंडक्टिव लॉजिक है ये फ्लॉड है, तो आंसर वुड बी 1। एम्फेसिस शुड बी ऑन फॉल्सिफाइबिलिटी। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं? इंडक्टिव लॉजिक इज फ्लॉड। इंडक्टिव क्या होता है? हमारे पास अलग अलग हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें से हम जनरल प्रिंसिपल्स निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट हमें पता है कि सन जो है राइजेस एवरी डे, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, एक फैक्ट भी है कि सन राइजेस एवरी डे, तो हम हर दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन है स्पेसिफिक, उसमें से हम जनरल प्रिंसिपल निकालते हैं कि सन विल राइज एवरी डे। तो कार्ल पॉपर का कहना था ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी नॉट अ सर्टेनिटी। ये प्रोबेबिलिटी है, इंडक्टिव लॉजिक हमें प्रोबेबिलिटी देता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर दिन बारिशें हो रही हैं पिछले 1 साल से, तो कल भी बारिश होगी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं है, हो सकता है कल को बारिश नहीं हो। तो इंडक्टिव लॉजिक इज फ्लॉड एंड एम्फेसिस शुड बी ऑन फॉल्सिफाइबिलिटी। अगर कोई साइंटिस्ट प्रूव करता है कि ऑल डक्स आर वाइट, फाइन, ऑल डक्स, जितने दुनिया में जितने भी सारे डक्स हैं, ऑल डक्स इन द वर्ल्ड आर वाइट, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग white ducks, because you already know by the knowledge of scientists, by the theory of scientists कि all ducks are white, तो instead of going after white duck now हमें ढूंढनी है black duck, क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला है कि सारी डक्स वाइट है, एक भी हमें अगर ब्लैक डक मिल गई तो थ्योरी फॉल्सिफाई हो जाएगी। ये कार्ल पॉपर का कहना था। कहा था कि जो इंडक्टिव लॉजिक हम साइंटिफिक मेथड्स में बोलते हैं वो दैट इज फ्लॉड, एंड जो एम्फेसिस होता है कि थियोरी को प्रूव करना, उसको ट्रू प्रूव करना, ठीक है, उस पे उसको वेरीफाई करना, हमारा एम्फेसिस होना चाहिए फॉल्सिफाइबिलिटी पे। और साइंटिफिक मेथड के जो क्रिटिक्स हैं हम वो सारे ही देखेंगे, लेकिन पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सा है, अगर कोई रह जाएगा तो वो मैं आपको अलग से भी बताऊंगी। नेक्स्ट इज पॉल फेयरबैंक, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था साइंटिफिक मेथड को, खासकर किसको किया था? वन फिक्स्ड मेथड, द आइडिया ऑफ वन फिक्स्ड मेथड, कि एक ही मेथड है, उसी से आपको अपनी सारी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी है, फाइन। तो पॉल फेयरबैंक क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड एम्फेसाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसको इन्होंने अपने क्रिटिसिज्म में एम्फेसाइज किया था? ही आर्ग्यूड फॉर एपिस्टेमोलॉजिकल प्लूरलिज्म, दैट मीन्स कि देयर आर मेनी वेज ऑफ नोइंग।
मेनी वेज ऑफ नोइंग। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉल फेयरबैंक्स क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड एम्फेसाइज्ड, किस चीज पे एम्फेसाइज किया था, इन चारों में से एम्फेसाइज किया था एपिस्टोमोलॉजिकल प्लूरलिज्म पे। ही वाज अगेंस्ट मेथोडोलॉजिकल मोनिज्म, दैट मींस एक ही मेथड होगा। रिजिड प्रोसीजरलिज्म, ये भी इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। ऑब्जेक्टिव न्यूट्रलिटी, इसकी भी इन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो आंसर वुड बी बी, टू ओनली। अकॉर्डिंग टू थॉमस कर्न, तो थॉमस कर्न भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्रिटिक थे साइंटिफिक मेथड के। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू थॉमस कर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस अकर्स थ्रू, तो साइंटिफिक प्रोग्रेस कैसे होती है अकॉर्डिंग टू थॉमस कर्न। थॉमस कर्न ने कहा था कि साइंटिफिक प्रोग्रेस जो होती है दैट इज पैराडाइम स्पेसिफिक और पैराडाइम डिपेंडेंट। PARADIGM, पैराडाइम डिपेंडेंट एंड नॉट लीनियर। दैट मीन जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो कॉन्टेक्स्ट पे, वो किसी चीज पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ एक ही तरीके से चलती नहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे पास क्या था, अर्थ का जियोसेंट्रिक व्यू था कि अर्थ जो है दैट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो वही चीज मानी जाती थी, उसी पे सारी थियरीज बनती थी, उसी अकॉर्डिंग रिसर्च होती थी। आगे आगे टाइम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। अब जब साइंटिस्ट प्लैनेटरी मोशंस को, बाकी प्लैनेट्स को स्टडी करने लगे, तो ये आइडिया जो है उनको गलत लगने लगा कि अर्थ जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। तो वी स्विच टू हीलियोसेंट्रिक व्यू कि नहीं, सन है सेंटर में, ना कि अर्थ। ठीक है, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ना कि अर्थ। तो वो जो पुरानी थियोरी थी वो फॉल्सिफाई हो गई एंड वो मॉडिफाई हो गई, न्यू थियोरी आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, पैराडाइम शिफ्टिंग या पैराडाइम डिपेंडेंट। हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व होते रहते हैं, ये लीनियर फैशन में नहीं चलता है, ए के बाद बी आएगा हमेशा, बी के बाद सी आएगा। तो ये वाला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट साइंटिफिक मेथड्स में नहीं होता है, साइंटिफिक प्रोग्रेस ऐसी नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस कहन, scientific progress occurs through paradigm shifts and revolutions. So answer would be 2B. What critique does Theodore Adorno make of the scientific method? इन्होंने कहा था जो scientific method है that kills creativity. ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें B, suppresses imagination and creativity. Which of the following best summarizes the phenomenologist critique of scientific method? अब phenomenologist जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया था साइंटिफिक मेथड को। वी नो ये हमारे पास नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड से, phenomenologist, इंटरप्रेटिविस्ट, एथनोमेथोडोलॉजी। पहले मैं आपको थोड़ा फिनोमिनोलॉजी का, ऑल्दो हमने लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा है, बस आपको हल्का सा एक लेमैन टर्म से बताती हूँ, हाउ विल यू अंडरस्टैंड फिनोमिनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी। दोनों चीजें मैं आपको यही बता देती हूँ क्योंकि दोनों आपकी कॉमन सेंस नॉलेज से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। दोनों नॉन पॉजिटिविस्ट टेक्निक है, इंटरप्रेटिविस्ट मेथड्स में दोनों हम चीजें देखते हैं। तो फिनोमिनोलॉजिस्ट, फिनोमिनोलॉजी बेसिकली क्या होता है, फिनोमिनोलॉजी आप सिंपल देखो, समझो कि जैसे हम दुनिया को कैसे देखते हैं। हमारे पास सेंसेस हैं, हमारे पास 5 सेंसेस हैं। हम देख सकते हैं, वी कैन स्मेल, वी कैन टेस्ट, वी कैन हेयर, वी कैन टच। इन सारे सेंसेस से हाउ वी परसीव द वर्ल्ड। अपने बचपन में ही हम चीजें सुनते थे कि जो जैसी जिसने जैसी शेड्स पहनी होती है उसको दुनिया वैसी ही दिखती है। अगर आपने काली शेड पहनी है आपको पूरी दुनिया काली दिखेगी। तो ये काइंड ऑफ एनालॉजी आप दिमाग में रखो। फिनोमिनोलॉजी बोलता है कि आपने दुनिया को कैसे देखा है, आप अपनी आंखों से क्या देखते हो, अपने सेंसेस से क्या समझते हो। ठीक है, दैट इज फिनोमिनोलॉजी फॉर यू। एंड एथनोमेथोडोलॉजी इज, क्योंकि इसमें मेथोडोलॉजी आता है, वर्ड मेथड आता है, तो मेथड से हमेशा याद रखना कि लोग कौन से एवरीडे मेथड्स यूज करते हैं टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग अराउंड देम। कोई एक लेमैन मेथड बने हुए हैं, आपको कोई पूछता है सड़क पे हाउ आर यू, आप बोलोगे आई एम फाइन। ठीक है, ये एक, उनने आपको हाउ आर यू पूछा ना, आपने आई एम फाइन बोला, ऑल्दो यू आर नॉट फाइन। लेकिन ये एक जनरल सी चीज है कि हाँ ये एक मेथड, अनरिटन रूल ही बना हुआ है, और भाई सब ठीक चल रहा है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन, तो उसका ही रिप्लाई ही होता है। अगर आप कहीं पे क्यू देखोगे, लाइन लंबी खड़ी होगी, आपको भी वहां जाके खड़े होना होगा। तो आपको कोई अनाउंस नहीं करेगा कि आपको लड़कों की लाइन में या लड़कियों की लाइन में रहो, उसके पीछे रहो, अपनी टर्न का वेट करो। ये एक अनरिटन रूल है जो चल रहा है सोसाइटी में, आपको पता है कि आपकी प्लेस कहाँ पे, आपको जाके खड़े होना है। तो ये एथनो मेथोडोलॉजी है। इसमें ये गारफिंकल ने इसमें काफी काम किया था, हमें एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था जिसको ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट वो क्या होता है, कम्स अंडर एथनो मेथोडोलॉजी, कि अगर आपको
देखना है कि रूल क्या है, उसको तोड़ के आप समझ पाओगे रूल क्या है। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू पे वापस आते हैं, कोई अगर आपको पूछेगा हाउ आर यू, जस्ट इमेजिन एंड आप लिटरली अपनी मेडिकल रिपोर्ट उनको दिखाओ, मेरा बीपी इतना है, मेरा वेट इतना है, डायबिटीज हो गया है, फलानी प्रॉब्लम है, फिस्तानी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा है, तो क्या ये हाल होगा मेरा। फाइन। अगर वो ब्रीच ये ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हाउ आर यू का रिप्लाई आप बस चल रही है, जिंदगी अच्छी है, आई एम फाइन यही दोगे। अगर आप मेडिकल रिपोर्ट दिखाने जाओ तो ये ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट होगा, जब आप इस नॉर्मल रूटीन को ब्रीच करोगे। नॉर्मल रूटीन क्या है, आई एम फाइन रिप्लाई करना। अगर आप आई एम फाइन की बजाय मेडिकल रिपोर्ट दिखाओगे, दैट मीन्स आप नॉर्मल रूटीन को ब्रेक कर रहे हो, तब आप समझ पाओगे कि नॉर्मल रूटीन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं, मेरा एक तरीका है स्टूडेंट से बात करने का। अगर मैं लेक्चर स्टार्ट करते ही कुछ भी बोलना शुरू हो जाऊं, मैं कोई यहाँ पे सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज कराने आई हूँ, लेकिन मैं आके मैथ्स पढ़ना शुरू हो जाऊं, मैं गाना गाना शुरू हो जाऊं, तो वो मेरा कंडक्ट देख के आप समझ पाओगे कि टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि मैं नॉर्मल चीज को प्रीच कर रही हूँ। तो वो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी में दिया था। तो एथनोमेथोडोलॉजी में यू विल रिमेंबर, लोगों ने जो जनरल मेथड बनाए होते हैं उनको किसी ने सिखाया नहीं होता है। वो अनरिटन रूल्स होते हैं अपने डेली लाइफ के, कि हाँ किसी बुजुर्ग को देखा तो जाके सलाम करो। आपको डेली ये कोई नहीं सिखाएगा, ये बस आपके अंदर ये सारी चीजें आती जाती हैं सोसाइटी में। एंड फिनोमिनोलॉजीज कि आपने दुनिया को कैसे परसीव कर रहे हो, आप क्या समझ रहे हो दुनिया के बारे में, दैट इज फिनोमिनोलॉजी। फाइन। अब यहाँ पे वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द बेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द फिनोमिनोलॉजिस्ट क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। हमें इसमें चूज करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस फिनोमिनोलॉजिस्ट क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो ऑल्दो आपको पॉइंट कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, जो ऑप्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो चूज करना होता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, अगर आपको फिनोमिनोलॉजिस्ट की समरी देनी होगी एज अ क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करो। तो एक लाइन होगी कि इग्नोर करता है, साइंटिफिक मेथड इग्नोर करता है सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन, क्योंकि फिनोमिनोलॉजिस्ट जो है इसी पे सारा बिल्ड है। सब्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है कि आपने क्या मीनिंग दिया है, जो एक्टर है उसने क्या मीनिंग दिया है अपने एक्शन को। ठीक है, तो आंसर वुड बी ए, वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस मेक साइंटिफिक मेथड लेस इफेक्टिव इन सोशियोलॉजी। तो साइंटिफिक मेथड हमें लेस लेस इफेक्टिव कैसे हो जाता है सोशियोलॉजी में, इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैब कंडीशंस, रिसर्चर वैल्यू बायस, कोरिलेशन मिस्टेकन एज कॉजेशन, यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैब कंडीशंस ट्रू है, क्योंकि आप ह्यूमन को स्टडी कर रहे हो, ह्यूमन के इमोशंस को आप लैब में जाके टेस्ट करना इज इम्पॉसिबल। रिसर्चर वैल्यू बायस, जो भी स्टडी कर रहा है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक, बायस जो है सोशियोलॉजी की रिसर्चेस में हमेशा रहता ही है। कोरिलेशन इज मिस्टेकन एज कॉजेशन, इसको समझने के लिए आप दुर्खेम की स्टडी समझ सकते हो, सुसाइड की। उन्होंने कहा सुसाइड स्प्रिंग में ज्यादा होते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ कोरिलेशन था सीजन के साथ, ये कॉजेशन, ये कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, ये कोरिलेशन था, सिर्फ दो चीजों को रिलेट कर रहे थे आप ये बोल के। लेकिन इसको क्या किया साइंटिफिक मेथड, क्या करते हैं वो कोरिलेशन को मिस्टेक करते हैं कॉजेशन। कॉजेशन का क्या मतलब हो कि जो सीजन चेंज है वो कॉज है सुसाइड का, ये दुर्खेम ने अपनी स्टडी में किया था, सुसाइड की स्टडी में। तो ये मिस्टेक्स होती है साइंटिफिक मेथड्स में, कोरिलेशन जो है वो हम गलती से बोलते हैं कि कॉजेशन है, दैट मीन्स कॉज है किसी एक इफेक्ट का। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3 ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिस इंटरप्रिटिंग कोरिलेशन एज कॉजेशन। इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है अगर हम देखें जो कोरिलेशन को एज कॉजेशन मिस इंटरप्रिट करता है। लिंकिंग सोशल इंटीग्रेशन टू रिलीजन, लिंकिंग सीजनल चेंज टू सुसाइड रेट, लिंकिंग एजुकेशन टू कास्ट, लिंकिंग अर्बनाइजेशन टू रैशनलाइजेशन। तो ये कॉज एंड इफेक्ट में आ सकता है। सोशल इंटीग्रेशन रिलीजन, ये होता है क्योंकि रिलीजन से सोशल इंटीग्रेशन भी हो सकती है। फाइन। एजुकेशन टू कास्ट, इनके बीच में भी हम लिंक कर सकते हैं कॉस्ट एंड इफेक्ट। अर्बनाइजेशन से रैशनलाइजेशन को भी कर सकते हैं, लेकिन सीजनल चेंज टू सुसाइड रेट नहीं कर सकते, वो कोरिलेशन है। ऐसा नहीं है कि अगर स्प्रिंग आ गया तो सुसाइड कम या ज्यादा हो जाएंगी। तो ये एक काइंड ऑफ मिस, ऑल्दो रिलेशन हो सकता है, विंटर्स में सुसाइड ज्यादा हो सकते हैं, पर ये कोई रीजन नहीं है। बर्फ कोई रीजन नहीं है सुसाइड का कि कोई बोले हाय बर्फ बहुत ज्यादा होगी चलो खुदकुशी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि दुर्खेम ने अपनी जो स्टडी है ले सुसाइड उसमें ये एग्जाम्पल मेंशन की थी। Which of the following best summarizes the conclusion about scientific method in sociology? It alone ensures objectivity in social science.
कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड से ही ऑब्जेक्टिविटी आ सकती है अलोन। एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ पे ही गलत है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगेन एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है एंड इलॉजिकल भी है, बाय कॉन्सेप्ट वाइज भी आप इसको रिमूव कर सकते हो। 1 and 2 आर रिमूव, दिस इज रिमूव, दिस इज रिमूव, ऑल ऑफ अबव इज रिमूव। अगर आप अब ऑप्शन थर्ड का फोर्थ नहीं भी पढ़ो देन ओनली देन ऑल्सो यू कैन गेस कि आंसर वुड बी सी, इट इज यूजफुल बट मस्ट बी कंबाइंड विद इंटरप्रेटिव अप्रोचेस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द सोशियोलॉजिकल थियरी। अब हम थियरी पे आते हैं, सोशियोलॉजिकल थियरी भी हमारे सिलेबस में थी। तो थियरी होता क्या है बेसिकली, एक आप बोल सकते हो एक बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बेसिकली सोशियोलॉजी है ही क्या, सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अदरवाइज स्टडी ऑफ सोसाइटी तो कोई भी कर सकता है, आप भी खड़े रखे खिड़की पे दिन भर बैठो, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब चीजें ऑब्जर्व करो, तो यू आर ऑल्सो स्टडिंग सोसाइटी। लेकिन क्या आप सोशियोलॉजिस्ट हुए? फाइन नहीं, क्योंकि ये चीजें सिस्टमैटिकली होनी चाहिए, एक पूरे प्रोसीजर एक फ्रेमवर्क में होनी चाहिए। तो थियरी इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो ऑर्गेनाइज करती है, दैट ऑर्गेनाइजेस फैक्ट्स अंडर जनरल प्रिंसिपल। तो आंसर इसमें 2 है। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ सोशल टर्म्स, हम इसको क्लासिफिकेशन नहीं बोलते हैं, इट इज मोर देन एन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिर्फ क्लासिफाई करके कैटेगराइज करता है, लेकिन थियोरी आपको एक्सप्लेनेशन देता है। रैंडम कलेक्शन ऑफ आइडियाज नहीं, थियोरी रैंडम तो नहीं है। फिक्स्ड लॉ डिराइव फ्रॉम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, नो। तो आंसर वुड बी 2 ओनली। Which of the following are the characteristics of common sense knowledge? Based on traditional experience, yes. Generalizable and verifiable, no. हम जो कॉमन सेंस नॉलेज है वो हमारे लेमैन हिसाब से टर्म्स में आती है, हमारे अपने ही हम सोसाइटी के टर्म्स पे कॉमन सेंस के हिसाब से उसको समझते हैं, उसको कोई प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है एंड उसको प्रूफ वो हो भी नहीं सकती। जैसे ऐसे यूजुअली बोला जाता है, एक कोट है कि बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, कि जो लोग सेम सेम टाइप के होते हैं वो सेम साथ में रहते हैं, वो कॉमन सेंस नॉलेज है। एंड देन वी हैव अदर कॉमन सेंस नॉलेज ऑल्सो कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो दोनों चीजें जो हैं ये कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, तो इसीलिए हम कॉमन सेंस नॉलेज को वेरीफाई वगैरह नहीं करते हैं। ऑफन इनकंसिस्टेंट एंड सब्जेक्टिव, यस। यूज अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, नहीं, सिस्टमैटिक चीजें हम साइंटिफिक के साथ जोड़ते हैं। तो आंसर वुड बी 2 एंड आंसर वुड बी 1 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी पर्पज ऑफ थ्योरी इन सोशियोलॉजी। देखो थ्योरी के 3 प्राइमरी पर्पज हैं, एक है एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन यस, वेरिफिकेशन यस, क्लासिफिकेशन मैंने आपको कहा थ्योरी इज मोर देन ए क्लासिफिकेशन, ये आपको चीजें एक्सप्लेन करता है। फोरकास्टिंग, व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्ट करना आगे क्या होने वाला है, दैट इज नथिंग बट एन अनदर नेम फॉर प्रिडिक्शन। तो आंसर वुड बी 1, 2 and 3। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस। अब देखो थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस की करेक्ट सीक्वेंस क्या है, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड क्या होगा। इसके लिए मैंने एक निमोनिक डेवलप किया है, वो आप याद रखोगे, इसको आप याद रखो, PIGS, पिग्स टेस्ट। ठीक है, तो P से क्या आता है, पहले रिकॉग्नाइज करना पैटर्न्स इन द सोशल बिहेवियर। जो भी थियरी आप बनाने वाले हो पहले उसके पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स। सेकेंड इज आइडेंटिफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। देन वी हैव जी इज जनरलाइज करना, जनरलाइज करना ऑब्जर्वेशन को इनटू एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, एस इज सोशियोलॉजिकल स्टेटमेंट, या जिसको हम इस लैंग्वेज में सोशियोलॉजिकल प्रपोजिशंस बोलते हैं। सोशियोलॉजिकल प्रपोजिशंस डेवलप करना जो आप अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सको। देन उस थ्योरी को टेस्ट करना, किस चीज के लिए टेस्ट करना, उसकी एफिशिएंसी के लिए एंड एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं थ्योरी बिल्डिंग के, ये आप याद रख लेना, इसी सीक्वेंस में चलते हैं। जो भी सीक्वेंस में कोई भी चीज चलती है तो उसका क्रोनोलॉजी टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है। तो फर्स्ट वन इज रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स, तो पहले क्या होगा, आइडेंटिफाई करो पैटर्न्स इन द सोशल बिहेवियर। सेकंड वन इज आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वो कॉज एंड इफेक्ट वाले रिलेशनशिप्स डेवलप करना। तो सेकंड वुड बी आइडेंटिफाई कॉजल रिलेशनशिप्स, तो वी हैव 2, वी हैव 4। देन वी हैव जनरलाइज करना जो भी ऑब्जर्वेशंस होती है उनको प्रिंसिपल्स में, वी हैव 1। ठीक है,
देन लास्ट में क्या है, टेस्ट करना प्रपोजिशंस को, सोशियोलॉजिकल प्रपोजिशन जो हमने यहाँ पे बनाई थी। तो 2413 आंसर वुड बी ए। तो ये आप याद रख लेना थियरी बिल्डिंग में पिग्स टेस्ट। Now, what are the features of a good sociological theory? Logical consistency, empirical verification, clear explanation, यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक इन मैथमेटिक्स। नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक इन मैथमेटिक्स हो ही नहीं सकते सोशियोलॉजी में। जैसे मैथ्स के लिए कहीं पे भी आप जाओ 2+2=4, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी में एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, एक सोसाइटी क्या हमेशा सेम रहेगी, वो चीजें आप कभी भी सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते हो। तो देयर आर नो यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन सोशल साइंस। तो आंसर वुड बी 1, 2 एंड 3 ए। What does the voter turnout example illustrate in theory building? अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है, यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब वोटर टर्नआउट एग्जाम्पल में बेसिकली क्या था कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक पार्टी है, इलेक्शन हो रहे हैं, उसका वोटर टर्नआउट कैसा रहेगा, तो क्या क्या चीजें इसमें थियरी बिल्डिंग वाली यूज हुई है। प्रिडिक्शन, आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि हाँ वहां बहुत सारे लोग आए थे वोट देने के लिए उस पार्टी को, उस कॉन्स्टिट्युएंसी में, तो वो वाला जो है पार्टी हो सकता है उस एरिया से जीत जाए, तो प्रिडिक्शन है। जनरलाइजेशन है कि आप एक एरिया में खड़े हुए और आप बोल रहे हो मेरी स्टेट में तो काफी ज्यादा ये अच्छा कर रही है फलानी पॉलिटिकल पार्टी, तो इस बार इलेक्शन जो है इंडिया का यही जीतेगी। तो आप एक छोटे से अपनी ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज कर रहे हो, तो वो जनरलाइजेशन भी आएगी। लेबोरेटरी वेरिफिकेशन नो, कल्चरल रिलेटिविज्म नो, तो आंसर वुड बी 1 एंड 2, ठीक है। लेबोरेटरी वेरिफिकेशन आप इसमें नहीं कर रहे हो ना, आप जनरलाइज कर रहे हो चीजें, आप प्रोडिक्ट कर रहे हो। एंड कल्चरल रिलेटिविज्म की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। व्हाट डिफाइंस कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी? तो कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट्स किसको बोलते हैं, ये स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, स्पेसिफिक टर्म्स जो क्या करती हैं, समराइज करती हैं ब्रॉड फिनोमेना को, समराइजेस ब्रॉड फिनोमेना अंडर वन हेडिंग, ठीक है। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थियरी बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थियरीज, क्योंकि जो थियरीज हैं वो क्या करती है, बेसिकली एक थियरी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर रही है ना इन वन वे और द अदर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थियरीज, तो फिक्स लॉज ऑफ सोसाइटी नो, तो 1 को हम रिमूव कर देते हैं, 2 ऑप्शन हमारे खत्म। अब थर्ड देखते हैं, डिडक्टिव टूल्स विद मैथमेटिकल प्रेसिशन नो, क्योंकि इतनी प्रेसिशन जो है वो हम सोशल साइंस में नहीं ला सकते जितनी आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में होती है। तो थर्ड वुड बी ऑल्सो कैंसिल आउट, आंसर वुड बी ए 2, दैट इज बेसिक यूनिट्स यूज टू समराइज ब्रॉड फिनोमेना। What are the sociological concept? How are sociological concepts generally formed? तो कैसे हम sociological concepts को कैसे निकालते हैं? रैंडमली, जो मर्जी है वो नहीं, क्योंकि वो कॉमन सेंस नॉलेज हो जाएगी। बाय कॉपिंग नेचुरल साइंस टर्मिनोलॉजी नहीं, ओनली थ्रू लैब एक्सपेरिमेंट्स, एक तो सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट से कुछ हो नहीं सकता, एंड अगर ओनली भी यहाँ पे नहीं होता, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं होती, तो थ्रू लैब एक्सपेरिमेंट से हम सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट निकालते हैं, वो भी गलत हो जाता। डिराइव्ड फ्रॉम डिडक्टिव और स्टैटिस्टिकल मेथड्स, हम डिड्यूस करते हैं चीजें, या हम एक्चुअली फॉर्मूलाज और स्टैटिस्टिक्स वो यूज करके अपनी थियोरी जो है कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वो हम रिसर्च मेथोडोलॉजीज में देखते हैं, बट थैंकफुली आपको वो स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह नहीं पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। Which of the following statement about sociological theories are true? Theories must always be proven true to be accepted. क्या हमेशा true ही prove होनी चाहिए तो ही हम उसको theory बोल सकते हैं? No, this is wrong. Theories are modified or replaced if contradicted by the data. Yes. अगर theory आपका जो data है वो otherwise prove हो जाए तो आपकी theory को modify या replace कर देते हैं. In sociology, aim for universal mathematical laws. No, theories are only descriptive, not predictive. हमें पता है theory क्या करती है? Prediction, explanation, prediction and verification. ये तीनों चीजें किसमें आती हैं? Theory में. Then, so the answer would be 2. Which of the following correctly distinguishes formal and substantial theory? Formal होता है जो हमें explain करता है grand theories वाला concept, मान लो that is formal theory होना, ठीक है। and substantial है जो specific चीजें explain करता है, specific. This is formal, grand, general चीजें and substantial specific. अब ऑप्शंस देख लो, formal theories aim to explain specific cases. No, 1 खत्म हो गया। अब 4 देखते हैं या 3 देखते हैं, उसी से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। फॉर्मल थियरीज आर ब्रॉड एंड एब्स्ट्रैक्ट, यस, थर्ड इज करेक्ट। अच्छा, बी एंड डी आर सेम ऑप्शंस। फोर्थ इज सब्सटैंटिव थियरीज अवॉइड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, नहीं ये अवॉइड नहीं करता, ये तो इनफैक्ट हमें स्पेसिफिक चीजें बताता है, तो आंसर इसका बी और डी दोनों सही। ये एक एडिटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एग्जाम में ऐसा
जो कभी कभी वो भी ऐसे रेटिंग मिस्टेक कर लेते हैं, पर नहीं होगी। व्हाट इज मर्टन कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल रेंज थियरीज एम्फेसाइज? देखो मर्टन ने कहा था, जैसे पार्सन्स ने हमें थियरीज दी थी, सोशल एक्शन थ्योरी, बड़ी ग्रैंड बातें की थी। मर्टन ने कहा था अरे इतना आपको फैलने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें बताओ जिनको टेस्ट कर सको। आप कहाँ पूरे ग्लोब की बात कर रहे हो, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, मुझे बोलो इंडिया में क्या हो रहा है। तो वो मिडिल रेंज होगा, ठीक है। एमआरटीज उनको बोलते हैं, मिडिल रेंज थियरीज की, थोड़ी जो प्रैक्टिकल हो ना। आप बोल रहे हो पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है, कैपिटलिज्म ने ये किया है, मुझे बोलो आपके एरिया में कैपिटलिज्म ने क्या किया। दैट इज मिडिल पॉइंट, एक मिडिल रेंज लाओ, ठीक है। फिर थियरीज दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, नहीं, वो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करता है। प्रैक्टिकल एम्पेरिकली टेस्टेड थियरीज दैट लिंक टू ब्रॉडर फ्रेमवर्क्स, यस, तो 2 इसमें आंसर होगा। जो अवॉइड करेगा एम्पेरिकल टेस्टिंग, कॉन्ट्रोडिक्टरी है दोनों, थर्ड इज नॉट द आंसर, तो सी एंड डी वहीं कैंसिल हो गए। फिलोसफिकल के तो ये अगेंस्ट ही था, 4 भी कैंसिल हो गया। मिडिल रेंज थियरीज, ठीक है, मॉर्टन का कॉन्सेप्ट। वाई आर थियरीज इंपॉर्टेंट इन सोशोलॉजिकल रिसर्च, क्यों होती हैं? दे ऑफर रिजिड कंक्लूजन्स, नहीं, क्योंकि थियरी से हमें कंक्लूजन्स मिलते हैं, उन कंक्लूजन से फिर हम नए हाइपोथेसिस बनाते हैं, उन हाइपोथेसिस से हम पुरानी थियरीज को प्रूव डिसअप्रूव कर सकते हैं, तो कुछ भी रिजिड नहीं होता। वो ऑर्गेनाइज करती हैं कॉन्सेप्ट को इनटू स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशंस, यस दे डू दिस। दे सब्स्टिट्यूट फील्ड डेटा कलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास थियरी हो फिर भी अगर हमें फील्ड स्टडी करनी है वो जाके हमें करनी पड़ती है। तो दे सिंप्लीफाई सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज, यस, चीजों को सिंप्लीफाई कर देती है। हमारे पास एक थियरी है, मैरिटल रिलेशनशिप्स, किनशिप की थियरी बनाई गई है, तो जो किनशिप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसको उसने सिंप्लीफाई करके एक छोटे स्टेटमेंट थियरी में प्रेजेंट किया है। तो आंसर वुड बी 1 and 3 ए ओनली। अकॉर्डिंग टू सिमिल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थियरी, ठीक है। सिमिल ने क्या कहा था, थियरी का क्या फंक्शन है, यहाँ पे देख लो। टू बिल्ड एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क्स, या to replace the historical narratives, to predict the individual behavior precisely, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब अगर आपको ये स्पेसिफिकली नहीं पता होगा कि इसने इसमें सिमिल ने क्या कहा था, आप वैसे ही जनरली पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। टू रिप्लेस हिस्टोरिकल नेरेटिव्स, थियरी ऐसा कुछ नहीं करती, तो सिमिल ऐसा क्यों बोलेगा। टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर प्रिसाइसली, थियरी तो जनरलाइज हम करते हैं, वो इंडिविजुअल के लिए बनी नहीं होती हैं। टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, थियरीज हम इसलिए बनाते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सके, नो। तो अगर आपको ये नहीं पता सिमिल ने क्या कहा है, जनरल देखो वो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, तो स्टेटमेंट को जनरल समझो सिमिल को हटा के, तो आप सीधे आंसर्स का 1 कर पाओगे। तो सिमिल ने क्या कहा था, सिमिल ने कहा था, जॉर्ज सिमिल ने, फंक्शन ऑफ द थियरी इज बिल्ड करना एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क्स को एंड बनाना एंड मेक जनरल सोशल लॉज एंड रिवील जनरल लॉज ऑफ सोशल लाइफ, या जनरल सोशल लॉज। तो सोशल लाइफ के लॉज बनाना, एक्सप्लेन करना चीजों को, वो सिमिल ने कहा था। अब हाइपोथेसिस रिलेटेड टू सोशियोलॉजिकल थियरी, हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया क्या होता है, दे आर द फिक्स्ड आउटकम्स ऑफ थियरी, नो, दे कैन नॉट बी टेस्टेड, नो, उनको तो टेस्ट करना है इसीलिए वो बनाई जाती है, टेस्टेबल स्टेटमेंट होती हैं। दे थियरीज जनरेट टेस्टेबल हाइपोथेसिस टू गाइड रिसर्च, यस, तो आंसर वुड बी B3 ओनली। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज जो है वो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। Why is sociology not considered a purely experimental science like physics? तो क्यों नहीं हम उसको कंसिडर करते, क्योंकि ये नेचुरल फिक्स्ड लॉज नहीं लेके आ सकता है, क्योंकि इवॉल्व होता रहता है। फिजिक्स के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बन गया है हमेशा के लिए, लेकिन सोसाइटी इवॉल्व होती रहेगी, बिहेवियर ह्यूमन ये इवॉल्व होते रहेंगे, तो इसीलिए फिक्स लॉज नहीं ला सकते। इट डील्स विद द सब्जेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो ट्रू। इट कैन नॉट प्रोड्यूस यूनिवर्सल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। क्या हम सोशियोलॉजी को इसलिए साइंस नहीं बनाते क्योंकि वो यूनिवर्सल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं बनाता, नहीं लेके आ सकता? अब यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो। टेस्ट सीरीज में कईयों ने गलत किया हुआ है, उन्होंने ऑल ऑफ द अबव लिखा है। ये स्टेटमेंट सही है, सोशियोलॉजी के नॉट प्रोड्यूस यूनिवर्सल मैथमेटिकल लॉस, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हम क्यों नहीं कंसिडर करते सोशियोलॉजी को साइंस, इसको लॉजिक से सॉल्व करो। क्या हम खड़े रह के, आप जब अपनी रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी अगर रिसर्च ही इंटरप्रेटिविज्म पे है, तो आप उनको ये बोल सकते हो सोशियोलॉजी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्योरली एक्सपेरिमेंटल साइंस लाइक फिजिक्स बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस यूनिवर्सल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। ये बात सही है, लेकिन आप उसको एज जो आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसका रीजन नहीं प्रेजेंट कर सकते हो।
फाइन। ये थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, थोड़ा इनके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग लगती है एग्जाम में। तो आपका नेक्स्ट सेट ऑफ टेस्ट है वो हम आई सी, अगर नेक्स्ट सेशन हमारा आता है प्रैक्टिस का तो वहां पे हम करेंगे आगे कंटिन्यू। अगर आपको किसी भी बैच में ज्वाइन करना है, यू कैन व्हाट्सएप मी इस नंबर पे, आई सेंड यू द डिटेल्स, 7700677725, या आप मुझे, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी मैं सारे लिंक्स जो है वो पेस्ट कर दूंगी, पिन कर दूंगी। टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।